हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं दमा की बीमारी के बारे में। दमा की बीमारी क्या होता है, दमा बीमारी होने पर कौन कौन से प्रॉब्लम देखे जाते हैं और इस बीमारी को ठीक करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ दिया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक ही वीडियो में बताना वाला हूँ। दोस्तों, अगर आप मेडिकल के प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो जरूर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि एक ही वीडियो में पूरा डिटेल आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों, दमा को शुद्ध इंग्लिश भाषा में अस्थमा कहा जाता है, जो कि आप सभी लोगों को इसके बारे में इतना ही पता होगा कि अगर किसी को दमा की बीमारी हो जाता है तो उसमें देखा जाता है कि मरीज को सांस लेने में दिक्कत होता है। तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब कुछ आप लोगों को पूरा डिटेल में, ये सारे स्लाइड बहुत सारे लेकर के आया हूँ, इसमें पूरा का पूरा आपको डिटेल बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि सपोर्टिंग आप फार्मेसी के इस चैनल पर यह वीडियो बनाया जाता है केवल मेडिकल छात्रों के नॉलेज के लिए। कोई भी दवा अपने से ना इस्तेमाल करें बिना डॉक्टर के सलाह के। सबसे पहली बात यहाँ पर आता है कि ये अस्थमा, जिसे हिंदी भाषा में दमा कहते हैं, ये दमा की बीमारी होता क्या है, इंग्लिश में भी बताऊंगा आप लोगों को, हिंदी में भी बताऊंगा, तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने पाएगा। सबसे पहली बात, ये अस्थमा की बीमारी क्या होता है। अस्थमा एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें देखा जाता है कि जो मरीज का एयरवे होता है, सांस लेने का जो रास्ता होता है, वहाँ पर सूजन हो जाता है। सांस लेने का रास्ता जो होता है वो पतला हो जाता है, वहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस भर जाता है, या फिर और भी कोई दिक्कत हो जाता है म्यूकस भरने के कारण, या फिर स्वेलिंग होने के कारण, या फिर जो सांस लेने का रास्ता होता है वो एकदम पतला हो जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है। और इस प्रकार की बीमारी को हम लोग बोलते हैं दमा की बीमारी। हिंदी में जो लोग जानना चाहते हैं शुद्ध भाषा में जान लीजिए कि दमा की बीमारी में एक ऐसा स्थिति होता है जिसमें किसी भी व्यक्ति का जो वायु मार्ग होता है, सांस लेने वाला जो रास्ता होता है, वहाँ पर सूजन हो जाता है, संकीर्णता और सूजन आ जाती है, अतिरिक्त बलगम, मतलब वहाँ पर एक्स्ट्रा बलगम, बहुत ज़्यादा बलगम भर जाता है, बहुत ज़्यादा बलगम उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगता है, सांस लेने में मुश्किल होने लगता है। और इस तरह की बीमारी को हम लोग बोलते हैं दमा की बीमारी। और जब किसी को दमा की बीमारी हो जाती है तो उस केसेस में देखिए हमारा जो नॉर्मल एयरवे होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, लेकिन अगर यहाँ पर स्वेलिंग हो जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा म्यूकस भर जाएगा तो यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा जगह है बीच में, तो आसानी से सांस अंदर बाहर किया जा सकता है। लेकिन जब यहाँ पर सूजन आ जाएगा, एक्स्ट्रा म्यूकस भर जाएगा, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाएगा, तो इसकी वजह से देखा जाता है यहाँ पर सिकुड़न आ जाता है, यह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से देखा जाता है कि सांस लेने में प्रॉब्लम होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए यहाँ पर एक पाइप है, तो आसानी से पानी जो है ये पाइप के रास्ते अंदर बाहर हो जाएगा, लेकिन इसी पाइप को अगर हम इस तरीके से दबा दें तो क्या होगा, आसानी से पानी अंदर और बाहर नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमारा सांस की जो नली होता है ये अगर इस प्रकार से इतना खुला हुआ रहेगा तब तो हम सांस को आसानी से अंदर और बाहर कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पर स्वेलिंग हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा म्यूकस भर जाता है, जिसकी वजह से ये क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तब क्या हो जाएगा, इसकी वजह से हम सांस को अंदर बाहर नहीं ले पाएंगे। और इसी बीमारी को हम लोग बोलते हैं कि मरीज को दमा की बीमारी हुआ है। दमा के बारे में आप लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे होंगे कि इनको दमा की बीमारी हो गया है, अस्थमा हो गया है, लेकिन ये बीमारी होने पर क्या दिक्कत देखा जाएगा, ये बीमारी कैसे होता है, इतना बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अब आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि अस्थमा की बीमारी मतलब ये जो दमा की बीमारी होता है, ये दमा की बीमारी होने का क्या कारण होता है, ये बीमारी क्यों होता है लोगों को, चलिए ये भी जान लेते हैं। ये बीमारी होने का जो कारण होता है, सड़क पर घूमते हैं लोग तो जो पेट डेंगर होता है, जानवरों का जो गोबर होता है, उनके द्वारा भी लोगों को ये बीमारी हो सकता है। ज़्यादा जो लोग स्ट्रेस लेते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा तनाव लेते हैं, उस तरह के लोगों के भी अंदर देखा जाता है कि उनको ये दमा की बीमारी हो जाता है। कुछ मेडिकेशन की वजह से भी हो सकता है ये बीमारी, दमा की बीमारी, जिसकी वजह से सांस लेने में प्रॉब्लम होगा। गंदगियों की वजह से भी देखा जाता है मरीज को क्या हो जाता है, दमा की बीमारी हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा केमिकल का उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकली परफ्यूम का उपयोग करते हैं, तो उस तरह के लोगों को भी देखा जाता है कि उनको दमा की बीमारी हो जाता है। या फिर एयर पॉल्यूटेंट की वजह से भी देखा जाता है कि लोगों को दमा की बीमारी हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, उस तरह के लोगों के भी अंदर देखा जाता है कि उनको दमा की बीमारी हो जाता है। और कुछ लोगों में तो देखा जाता है कि जेनेटिक होता है, उनका घर परिवार में अगर किसी को है तो वो लक्षण घर के बच्चों में भी आ जा रहा है, तो ये कुछ लोगों का जेनेटिक भी होता है। या फिर अगर किसी को रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो जाता है। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी का मतलब होता है सांस लेना, सांस लेने का जो रास्ता होता है वहाँ पर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको हम लोग रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन बोलते हैं। या फिर सम फूड एंड बेवरेज की वजह से भी, कुछ ऐसे भी भोजन होते हैं, कुछ ऐसे भी खाने वाले प्रोडक्ट होते हैं जिसकी वजह से भी देखा जाता है ये सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और इससे मरीज को दमा की बीमारी हो जाता है। तो दमा की बीमारी होने का इतने सारे कारण होते हैं, अब इनमें से कुछ भी हो सकता है।
ज़्यादा कुछ लोग तनाव लेते हैं, डस्ट की वजह से हो सकता है, केमिकल एंड परफ्यूम की वजह से हो सकता है, एयर पॉल्यूटेंट की वजह से हो सकता है, जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, या फिर जेनेटिक हो सकता है, या फिर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से मरीज को दमा की बीमारी हुआ है। तो दमा की बीमारी अगर किसी को हुआ है तो ये तो कारण आप लोगों को पता चल गया, लेकिन अगर किसी को दमा की बीमारी हुआ है तो उनमें क्या क्या लक्षण देखे जाते हैं। साइन एंड सिम्टम की बात करें तो चेस्ट में पेन होने लगता है। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहां पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सएप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा। मतलब सीने में दर्द होने लगेगा, ये एक पहला लक्षण होता है। माउथ के रास्ते से व्हीजिंग होना मतलब सीटी की तरह बजना। ब्रीदिंग शॉर्टनेस मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाना, सही से सांस अंदर और बाहर ना कर पाना। स्लीपिंग प्रॉब्लम, अब देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, या फिर मान लीजिए अगर किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है और नाक एकदम जाम हो जाता है और वो सांस नहीं ले पाता है सही से, तो भी वो आसानी से सो नहीं पाता है। तो अगर मान लीजिए कोई अस्थमा का मरीज है, कोई दमा का मरीज है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो क्या वो आसानी से सो पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो उसको स्लीपिंग प्रॉब्लम भी होगा। तो अगर किसी को दमा की बीमारी हो जाता है तो दमा की बीमारी होने पर सीने में दर्द होना, मुंह के रास्ते सीटी बजना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाना, ब्रीदिंग शॉर्टनेस हो जाना और स्लीपिंग प्रॉब्लम होना, मतलब सोने में भी प्रॉब्लम देखा जाता है। तो ये सारे के सारे लक्षण होते हैं जो कि आप सभी लोगों को पता रहना चाहिए। अभी तक आप लोगों को मैंने कुछ बेसिक और कॉमन बातें बताए हैं कि अगर किसी को दमा की बीमारी हो जाता है तो ये दमा की बीमारी होता क्या है। पहली बात तो आप लोगों को मैंने ये बताया है, फिर आप लोगों को बताए हैं अगर किसी को दमा की बीमारी हो जाता है तो दमा का बीमारी क्यों होता है, होने का क्या कारण होता है, ये दूसरी बात आप लोगों को बता दी है। तीसरी बात आप लोगों को अभी तक मैंने बताया कि अगर किसी को दमा की बीमारी हो जाता है तो दमा की बीमारी, अस्थमा की बीमारी होने पर कौन कौन से लक्षण देखे जाते हैं। तो ये 3 बात अभी तक आप लोगों को बता दी हैं। अगर आप लोगों को इतना अच्छे से समझ में आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को पीछे करके फिर से रिपीट कर लेना, पूरा डिटेल आपको समझ में आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कुछ इनके ट्रीटमेंट के बारे में। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी को एक्यूट अस्थमा अटैक आया है स्टार्टिंग फेज में, तो उनको पेशेंट को तुरंत रिलीव कराना होता है। इस केसेस में देखा जाता है शॉर्ट एक्टिंग बीटा-2 एंटागोनिस्ट में एगोनिस्ट मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। इसमें देखा जाता है दोस्तों जैसे कि सोलबूटामाल में 2 चीज़ मिले हुए रहते हैं, लीवो एंड डेक्स्ट्रो, ये दोनों का मिक्सचर होता है। लीवो सोलबूटामाल जो होता है इनके साइड इफेक्ट थोड़े से ज़्यादा होते हैं, लेकिन सोलबूटामाल का जो होता है लीवो की तुलना में थोड़ा सा कम होता है। तो इनके साइड इफेक्ट को देखते हुए मरीज को रिलीफ कराया जाता है, जिससे वो आसानी से और थोड़ा जल्दी से ठीक हो जाए। अगर मरीज को आराम जल्दी से नहीं होता है तो उस केसेस में उनको दिया जाता है इन्हेलर। और इन्हेलर आप लोग जानते हैं इसको क्या किया जाता है, माउथ के पास लगा करके और अंदर की तरफ खींचा जाता है, इस तरह से होता है। इसमें मेडिसिन को डाल करके माउथ में लगा करके तेजी से अंदर की तरफ खींचा जाता है। तो ये होता है लीवोसॉल्बुटामाल इन्हेलर, जो कि लीवोलिन इन्हेलर के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। ये सिप्ला कंपनी का मेडिसिन है, समझ गए आप लोग। इसी तरीके से ये हो गया लीवोसॉल्बुटामाल और ये है सोलबुटामाल। दोनों में से कोई एक इन्हेलर दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर मेडिसिन होता है दमा की बीमारी के ठीक करने के लिए। जैसे कि आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा गया अस्थलीन इन्हेलर। अस्थलीन कहीं ना कहीं मिलता जुलता लग रहा है आप लोगों को अस्थमा से, मतलब दमा बीमारी से मिलता जुलता लग रहा है। तो मिलता जुलता लग रहा है मतलब ये दमा की बीमारी को ही ठीक करने का काम करता है, जिसका एयरवे जो होता है वो अगर मान लीजिए सिकुड़ गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए एयरवे जो है एकदम सिकुड़ गया है, तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए ये इन्हेलर का इस्तेमाल किया जाता है। जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि कैसे नॉर्मल कंडीशन में आता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा ये नॉर्मल एयरवे है, लेकिन अगर मान लीजिए वहाँ पर सूजन हो जाता है, बहुत ज़्यादा म्यूकस भर जाता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रकार से सिकुड़ जाएगा। तब इसको अगर किसी को इस तरह से हो जाता है, सिकुड़ जाता है, तो बोलते हैं इसको दमा की बीमारी हो गया है, सांस लेने में इनको दिक्कत हो रहा है। तब इस एयरवे को नॉर्मल कंडीशन में लाया जाता है, जिससे मरीज आसानी से सांस ले सके।
तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए, इस एयरवे को खोलने के लिए हम लोग इन्हेलर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग और सब लोग इस्तेमाल करते हैं इन्हेलर का ही। समझ गए आप लोग? तो ये होता है लिवोसॉल्बूटामॉल इन्हेलर और ये होता है सॉल्बूटामॉल इन्हेलर, जो कि ये 100 mcg का है। इंडियन फार्माकोपिया का ये मेडिसिन है और ये भी इन्हेलर सिप्ला कंपनी का है। दोनों के दोनों आप देख सकते हैं, दोनों इन्हेलर सिप्ला कंपनी के हैं। दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बताएं हैं कि किसमें साइड इफेक्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लिवोसॉल्बूटामॉल में थोड़ा सा इनके साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन लिवो की तुलना में सॉल्बूटामॉल इन्हेलर का जो होता है साइड इफेक्ट ये थोड़ा सा कम होता है। बात आता है कि इनका काम क्या होता है, तो काम तो कई बार आपको बता चुका हूँ। ये इन्हेलर का काम होता है कि सांस की जो नली होती है उसको ये रिलैक्स करने का काम करते हैं, डायलेट करने का काम करते हैं। डायलेट का मतलब होता है फैलाने का काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एयरवे जो है ये सिकुड़ गया है, तो इसको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए इसको ये फैलाने का काम करते हैं इन्हेलर। आई होप इतनी बात आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आप लोगों को इनके साइड इफेक्ट के बारे में बता देते हैं कि इनका साइड इफेक्ट कहाँ पर होता है। दोस्तों साइड इफेक्ट की बात करें तो ये बीटा 1 पर भी अपना इफेक्ट दिखाता है, जिससे हार्ट रेट जो होता है ये बढ़ जाता है। अब आप कहेंगे बीटा 1 पर जब इफेक्ट दिखाता है तो इससे हमारा हार्ट रेट क्यों बढ़ता है? तो आप यहाँ पर देखिए, जो हमारा बीटा रिसेप्टर होता है इनके लोकेशन एंड एक्शन को थोड़ा सा आप लोग समझ जाएंगे तो पूरा डिटेल आपको नॉलेज हो जाएगा। जैसे कि ये हमारा है बीटा 1 रिसेप्टर, ये है बीटा 2 रिसेप्टर और ये है बीटा 3 रिसेप्टर। अब देखिए आप, अगर बीटा 1 रिसेप्टर पर कोई भी अपना इफेक्ट दिखाता है तो ये प्रॉब्लम हमारे हार्ट के ऊपर देखा जाएगा। हार्ट का रेट बढ़ एंड घट सकता है, ये प्रॉब्लम देखा जाएगा। अगर कोई भी चीज़ बीटा 2 रिसेप्टर पर अपना इफेक्ट दिखाता है तो ये हमारे स्मूथ मसल्स पर अफेक्ट करेगा, यहाँ पर रिलैक्सेशन हो सकता है। और बीटा 3 पर अगर कोई अफेक्ट दिखाएगा तो ये हमारा जो असर करता है, जिस पे ये एक्शन दिखाता है, हमारे एडिपोज टिश्यू के ऊपर ये अफेक्ट दिखाता है, जिससे हमारा लाइपोलाइसिस इंक्रीज हो सकता है। तो ये इनके लोकेशन एंड एक्शन होता है। बीटा 1 रिसेप्टर का लोकेशन कहाँ होता है, बीटा 2 रिसेप्टर का लोकेशन कहाँ होता है, बीटा 3 रिसेप्टर का लोकेशन कहाँ होता है और इनका क्या क्या एक्शन होता है, ये आप लोगों को बता दिया हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो बात लिखा गया है कि अगर बीटा 1 पर ये अपना इफेक्ट दिखाता है तो इसके वजह से देखा जाता है कि हार्ट रेट बढ़ जाता है। अब हार्ट रेट क्यों बढ़ता है? ये बीटा 1 पे जब इफेक्ट दिखाएगा तो हार्ट रेट क्यों बढ़ेगा, किस इसका क्या इससे कनेक्शन है? तो कनेक्शन जाने के लिए थोड़ा बहुत इस चार्ट को आप लोग समझ लेना, नहीं तो वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं कुछ और भी मेडिसिन के बारे में। जैसे कि दोस्तों अगला जो मेडिसिन है वो है एंटीकोलिनर्जिक। अब देखिए, ये जो एंटीकोलिनर्जिक होता है इनका काम क्या होता है? इसमें देखिए दोस्तों, आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड एक मेडिसिन होता है, जो कि एक प्रकार का शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है, जो कि बहुत तेज़ी से तुरंत काम में आता है। ये हमारे अगर मान लीजिए सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको थोड़ा सा जल्दी एक्शन करता है, मरीज को तुरंत आराम मिल जाता है। समझ गए? तो ये होता है आइप्राट्रोपियम। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है टायोट्रोपियम ब्रोमाइड। ये थोड़ा सा लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है, जो कि ये काफ़ी देर तक यूज में आता है, धीरे धीरे तक करके ये लंबे समय तक अपना असर दिखाता रहता है। ये जो होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर वे को खोलता है। ये जो अपर वे है जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये इसी को खोलने का काम करता है, जिससे मरीज आसानी से सांस अंदर और बाहर कर सके। यही दो मेडिसिन के बारे में आपको बताएं। सबसे पहले आपको बताएं आइप्राट्रोपियम ब्रोमाइड के बारे में, जो कि इनका डिटेल यहाँ पर लिखा गया है। ये एक प्रकार का शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन होता है, जो कि अगर किसी को अस्थमा दमा की बीमारी हो गया है और बहुत तेज़ी से प्रॉब्लम हो रहा है, सांस नहीं ले पा रहे हैं, तो उस केसेस में ये दिया जाता है। समझ गए? ये भी इन्हेलर ही होता है, इसको दिया जाता है। लेकिन अगर किसी को लंबे समय तक इसका इस्तेमाल करना है तो टायोट्रोपियम ब्रोमाइड का पाउडर का इन्हेलर दिया जाता है, जो कि इंडियन फार्माकोपिया का ये होता है। ये जो होता है इनका काम होता है, ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होते हैं। ये काफ़ी देर तक अपना असर दिखाते रहते हैं और कुछ देर के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये नहीं कि तुरंत रिपीट करके दूसरा दे दिया जाता है। इनका जो मेन काम होता है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अपर वे को, ऊपर वाला जो होता है पार्ट, इसको ये खोलने का काम करते हैं, जिससे मरीज आसानी से सांस को अंदर और बाहर कर सके। समझ गए होंगे? इनके अगर डोज के बारे में बात करें कि इनका डोज क्या होता है, तो इनका मैक्सिमम जो डोज होता है वो 4 पफ प्रति डे, मतलब एक दिन में 4 पफ इसको दिया जा सकता है। अब आप कहेंगे पफ का मतलब क्या होता है? पफ का मतलब होता है एक पफ में 200 mcg होता है, और mcg यहाँ पर लिखा रहता है कि कितने mcg का ये है। समझ गए? तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखा रहता है, और इनका डोज यही होता है कि मतलब एक दिन में प्रतिदिन 4 पफ इसको ले सकते हैं मैक्सिमम। मिनिमम 2 से 3 भी ले सकते हैं, लेकिन अगर किसी को ज़्यादा ज़रूरत है मैक्सिमम दे सकते हैं आप 4 पफ, और एक पफ में 200 mcg होता है। चलिए कुछ और भी बातें कर लेते हैं। इसमें कुछ और भी इन्हेलर दिया जाता है, कुछ नेबुलाइजर के माध्यम से भी मरीज को आराम दिलाया जाता है। नेबुलाइजर जो होता है वो इसको इस तरीके से मास्क की तरह नाकों में पहना जाता है, और जब मेडिसिन डाला जाता है तो तेज़ी तेज़ी से अंदर की तरफ खींचना रहता है। जैसे कि ये हो गया,
ब्यूडिसोनाइड नेबुलाइजर सस्पेंशन, जो कि ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का है, क्योंकि यहाँ पर बीपी लिखा गया है ना, तो ब्लड प्रेशर मत समझना आप लोग, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया का नेबुलाइजर है, जो कि ये ब्यूडकार्ट के नाम से ज़्यादातर फेमस होता है। समझ गए आप लोग। तो इनका भी काम वही होता है कि अगर किसी को अस्थमा की बीमारी हो गया है तो उस केसेस में ब्यूडकार्ट नेबुलाइजर का भी इस्तेमाल किया जाता है। और इसी के साथ साथ कुछ और भी होते हैं, अगर मान लीजिए ब्यूडकार्ट नहीं है तो ड्यूलिन नेबुलाइजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो होता है इनका मेन काम होता है कि हमारी सांस की नली को खोलना। इसको जब अंदर की तरफ तेजी तेजी से आप खींचेंगे तो जो हमारा होता है ये सांस का नली, ये जो होता है जो इस तरह से कंट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, इसको ये खोलने का काम करते हैं और नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं, जिससे मरीज को सांस लेने में जो दिक्कत हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, वो अब ना हो, वो आसानी से सांस को अंदर और बाहर कर सके। तो ये दिए जाते हैं नेबुलाइजर, जिसको अंदर की तरफ खींचा जाता है तो मरीज को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है, जो कि ब्यूडकार्ट एक होता है और एक होता है ड्यूलिन। देखिए दोस्तों, इसी के साथ साथ कुछ कार्टिकोस्टेरॉइडल मेडिसिन के बारे में जान लेते हैं। इस तरह के मेडिसिन के अंत में सोन का टर्म आता है, जिनका काम होता है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए सूजन हो गया, आप लोगों को मैंने बताया है ना कि अगर मान लीजिए सूजन हो जाता है और सूजन की वजह से इस तरह से सूजन हो गया है और सूजन की वजह से यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, एयरवे सिकुड़ गया है, सांस लेने की जो नली होती है वो सिकुड़ गया है सूजन की वजह से, तो उनको एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन दिया जाता है। इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन का मतलब होता है सूजन। तो ये सूजन को ठीक करने वाली दवाइयाँ होता है, जिनके लास्ट में सोन वर्ड आता है। समझ गए आप लोग। देखिए, रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब सांस लेने की नली में जब सूजन हो जाता है, इन्फ्लामेशन जिसे बोलते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा म्यूकस जम जाता है, तो क्या होता है, सूजन एकदम सिकुड़ जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, तो इसको ये हटाने का काम करता है। म्यूकस जमा है तो म्यूकस को ये हटाएगा, या फिर स्वेलिंग हो गया है तो ये स्वेलिंग को हटाने का काम करेगा। जैसे कि मेडिसिन की बात करें, आपने कहा है कि सोन आएगा लास्ट में, तो बिल्कुल आएगा। जैसे कि हाइड्रोकार्टिकोसोन, तो लास्ट में क्या आया हुआ है, सोन आया हुआ है। ये जो हाइड्रोकार्टिकोसोन होता है दोस्तों, ये एक ऐसा मेडिसिन होता है जो कि हाइड्रोसिन के नाम से ज़्यादातर ये फेमस होता है। ये इंजेक्शन होता है। इनका जो होता है असर, ये दवा अपना असर 8 से लेकर के 12 घंटे तक अपना असर दिखाता है। 1 से 2 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको लगाया जाता है। अगर मान लीजिए कोई 60 किलोग्राम का व्यक्ति है तो उसको 60 से 120 mg तक आप इनको लगा सकते हैं। जैसे कि कोई 10 किलोग्राम का व्यक्ति है, उसको दमा की बीमारी हो गया है, तो उसको आप 10 से 20 ग्राम तक लगा सकते हैं। 20 mg तक, ग्राम नहीं 20 mg तक लगा सकते हैं। समझ गए आप लोग। तो इस तरह से डोज को बनाया जाता है। तो ये जो होता है हाइड्रोकार्टिकोसोन, ये 60 एक्टिंग मेडिसिन होता है, जिसका असर केवल और केवल 8 से 12 घंटे तक होता है। लेकिन थोड़ा सा इससे ज़्यादा घंटे तक जो मेडिसिन असर दिखाए वो भी आते हैं इसमें। जैसे कि इंटरमीडिएट एक्शन वाली मेडिसिन की बात करें तो ये होता है दोस्तों, हाँ, ये होता है प्रेडिनोसोलोन, या फिर इसको वाइसलोन भी बोलते हैं। देखिए यहाँ पर है, ये मेडिसिन का जो काम होता है, इनका नाम देखिए यहाँ पर साइड में लिख दिया हूँ, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। ये वाइसलोन के नाम से भी फेमस होता है और प्रेडिनिसोलोन के नाम से भी ये फेमस होता है। इनका जो एक्शन होता है ये 12 से लेकर के 36 घंटे तक ये अपना असर दिखाते रहते हैं लगातार। समझ गए। और इसके पहले आप लोगों को जो बताएं, ये बताएं हाइड्रोकार्टिकोसोन, जिसका असर केवल और केवल 8 से 12 घंटे तक होता है। लेकिन ये जो मेडिसिन होता है प्रेडिनिसोलोन मेडिसिन, इनका जो असर होता है ये 12 से 36 घंटे तक असर रहता है। इनके डोज के बारे में बात करें तो 60 mg प्रति डे इसको दे सकते हैं, 5 से लेकर के 60 mg तक दे सकते हैं इसको, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है। अगर किसी को दमा की बीमारी होगा है तो इसको ठीक करने का ये काम करते हैं। लेकिन ये इंटरमीडिएट है, इससे भी ज़्यादा घंटे तक असर दिखाने वाली दवा आता है। जैसे कि उसको भी आप लोग जान लीजिए, ये लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन होता है, जिसका नाम होता है डेक्सामेथासोन। इनका जो असर होता है दोस्तों, ये 36 से लेकर के 72 घंटे तक ये अपना असर दिखाते हैं। ये मेडिसिन को देखिए, डेक्सामेथासोन टैबलेट, इसका असर लंबे समय तक रहता है, 36 घंटे से लेकर के ये 72 घंटे तक अपना असर दिखाते हैं। इसके पहले आप लोगों को देखिए, इसमें 3 प्रकार के दवा के बारे में बताएं। सबसे पहले हाइड्रोकार्टिकोसोन के बारे में बताएं, जो कि अपना असर 8 से 12 घंटे तक दिखाता है। उसके बाद आप लोगों को प्रेडिनिसोलोन मेडिसिन के बारे में बताएं, जिसका असर रहता है 12 से 36 घंटे तक। और जो लास्ट मेडिसिन होता है लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन, वो होता है डेक्सामेथासोन। इसका असर जो होता है ये 36 से 72 घंटे तक होता है। 0.3 mg से लेकर के 0.6 mg प्रति किलोग्राम के बेसिस पर इसको दिया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है। और ये ज़्यादातर डेक्सोना के नाम से फेमस होता है, जिसका काम होता है अस्थमा की बीमारी को ठीक करना। इसी के साथ साथ डेरिफाइलिन इंजेक्शन भी आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होता है इस केसेस में। डेरिफाइलिन इंजेक्शन जो होता है, इसमें 2 चीज़ का कॉम्बिनेशन पाया जाता है, इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन। ये 2 चीज़ इसमें मिले रहते हैं डेरिफाइलिन में, जो कि ये भी काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड पॉपुलर होता है अस्थमा के केसेस में। इसी के साथ साथ कुछ और भी दवाइयाँ होते हैं,
जैसे कि इसके हम लोग डोज के बारे में बात कर लेते हैं। डेरिफाइलिन का डोज क्या होता है? डेरिफाइलिन की डोज के बारे में बात करें तो 1 एम्पूल में 2 ml होता है। मैक्सिमम से मिनिमम आप इतना लगा सकते हैं, ज़्यादा इसको नहीं लगाया जाता है, इतना ही लगाया जाता है 2 ml तक। इसको आप दोनों रूट से लगा सकते हैं, इसको आप मांस में भी लगा सकते हैं और इसको आप नस में भी लगा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रिस्क्राइब करते हैं नस में लगाने के लिए, जिससे मरीज को जल्द से जल्द राहत मिले। ये जो होता है, अगर मान लीजिए इसको कोई रिपीट करना चाहता है, दोबारा लगाना चाहता है, तो एक बार लगाने के बाद 6 से 8 घंटे के बाद अगर ज़रूरत पड़ता है, हाईली रिक्वायरमेंट होता है, तब आप दोबारा इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। लेकिन 6 से 8 घंटे के बाद ही लगाया जाता है, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है। और दोबारा तब लगाया जाता है जब ज़्यादा ज़रूरत रहता है। अगर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तब दोबारा नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर ज़रूरत ज़्यादा है तब इसको लगाया जाता है। इतने सारे दवाइयों के बारे में आपको बताएं हैं, इनका क्या काम होता है, जिसको इंग्लिश भाषा में हम लोग बोलते हैं फंक्शन। इनका फंक्शन क्या होता है? इनका मेन फंक्शन होता है कि जो हमारा ब्रोंकाई है ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, ये सिकुड़ गया है, तो इसको ये रिलैक्स करने का काम करते हैं, डाइलेट करने का काम करते हैं, इसको ये फैला करके नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं। यही इनका काम होता है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि इनका काम होता है ब्रोंकियो डाइलेटर, मतलब ब्रोंकाई को डाइलेट करना, फैलाना। जो ब्रोंकाई हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, सिकुड़ गया है, इसको ये डाइलेट करने का काम करते हैं, जिसको हम लोग रिलैक्सेशन ब्रोंकियोल मसल्स एंड ओपन या फिर कह सकते हैं डाइलेट, ब्रोंकियो डाइलेटर। ठीक, तो जो ब्रोंकाइल का हमारा ट्यूब है, ये जो सिकुड़ गया था, इसको ये नॉर्मल कंडीशन में लाने का काम करते हैं। और इसी के साथ साथ आप लोगों को दमा की बीमारी के बारे में पूरी तरह से एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई अब भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी से रिलेटेड एक और भी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना कि आप लोगों को आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।